दोस्तों कहते हैं किसी इंसान के पास बिना मेहनत किए बगैर ही काफ़ी सारी दौलत आ जाए तो फिर वो इंसान उस दौलत की कोई कदर नहीं कर पाता है। और इंसान को अचानक से काफ़ी दौलत मिल जाती है तो सबसे पहले वो गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब वो अपनी पूरी दुनिया ही लुटा चुका होता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया का एक थाना पड़ता है केहाट और इसी केहाट थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है जेपी नगर और इसी जेपी नगर कॉलोनी का रहने वाला है जयप्रकाश। जयप्रकाश के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है सीमा और बेटे का नाम है अनिल। जयप्रकाश जो अपने इलाके का एक बहुत बड़ा जमींदार ही नहीं है बल्कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। जयप्रकाश के पास जितनी ज्यादा संपत्ति है उतना ही बड़ा दिलदार भी है, क्योंकि जयप्रकाश के पास अगर कोई भी आता है वहां से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता है। यूं कह सकते हैं कि जयप्रकाश के घर के कोने कोने में लक्ष्मी वास करती है। जयप्रकाश के दोनों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं समय के अनुसार उनकी शादी कर देता है। अनिल की शादी पिंकी से होती है, लेकिन जयप्रकाश जैसे ही अपने बेटे की शादी कर देता है उसके कुछ ही महीने के बाद जयप्रकाश की मौत हो जाती है। हालांकि जयप्रकाश के इलाके के लोग उसको इतना मानते हैं कि जब जयप्रकाश की मौत हो जाती है उसके इलाके का नाम जयप्रकाश के नाम पर ही जेपी नगर रख दिया जाता है। लेकिन जयप्रकाश की जब मौत हो जाती है उसकी संपत्ति विरासत में उसके बेटे अनिल को मिल जाती है। इधर अनिल को जब बिना मेहनत किए बगैर ही करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है उसके बाद अपनी जमीनें बेचकर अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगता है। हालांकि जब समय गुजरता है अनिल के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जब अनिल अपनी जमीनें बेचकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना शुरू करता है तो अनिल के रिश्ते में लगने वाला उसका मामा राधे जब देखता है उससे बर्दाश्त नहीं होता है। राधे जो राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। एक दिन राधे अपने भांजे अनिल से मुलाकात करता है और उसे सुझाव देते हुए कहता है कि अगर वाकई में तुमको अपने इलाके में नाम कमाना है तो तुम राजनीति में उतर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है। राधे जब अपने भांजे को इस तरह का सुझाव देता है अनिल को भी ये सुझाव पसंद आ जाता है। उसके बाद राधे ही अनिल को ले जाकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान से मुलाकात करवाता है और रामविलास पासवान भी अनिल को आशीर्वाद देते हुए उसे आदिवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। अनिल जब राजनीति में उतरता है और नेता बनकर जब अपने एरिया में घूमता है लोग जब उसे सलामी ठोंकते हैं ये देखकर अनिल भी काफी खुश होता है। हालांकि अनिल भी अपने इलाके में अच्छा खासा काम करवाता है जिसकी वजह से लोग भी अनिल को काफी पसंद करने लगते हैं। बात कर रहा हूं मैं 29 अप्रैल की सुबह के लगभग 10:30 बजे के आसपास की। अनिल अपने भतीजे राजन के साथ क्षेत्र भ्रमण करने के लिए निकलता है, लेकिन देर शाम तक भी अनिल जब वापस अपने घर पर नहीं आता है उसकी पत्नी पिंकी अनिल के नंबर पर फोन करती है, लेकिन अब अनिल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पिंकी अपने भतीजे राजन के नंबर पर फोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। राजन कहता है कि चाचा मुझे लेकर प्रियंका
मैडम के घर पर गए थे और उसके घर के बाहर ही उन्होंने मुझे छोड़ दिया और बोले कि तुम घर वापस चले जाओ, मुझे प्रियंका मैडम के साथ एक मीटिंग करना है, काम निपटाने के बाद शाम तक मैं घर वापस आ जाऊंगा। प्रियंका, जिसके पति का नाम है राजा, जो कृषि नगर इलाके की रहने वाली है। दरअसल अनिल और प्रियंका एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। राजन जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पिंकी प्रियंका के नंबर पर फोन करती है और अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। तो प्रियंका भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहती है कि अनिल तो मेरे घर पर आए ही नहीं थे। प्रियंका जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर अनिल का पूरा परिवार परेशान हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अनिल अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कहां चला गया है। उसके बाद अनिल के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पर फोन करते हैं और अनिल के बारे में पूछताछ करते हैं। इसके बावजूद भी अनिल के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पिंकी उसी शाम को ही नजदीकी थाने में जाती है और अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, पिंकी को घर भेजते हुए ये आश्वासन देती है कि हम जल्द से जल्द अनिल को ढूंढ निकालेंगे। पुलिस जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस भी काफी तेजी से हरकत में आती है, क्योंकि अनिल अपने इलाके का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। पुलिस को डर सताने लगता है कि अगर अनिल के समर्थकों को ये मालूम चल गया कि अनिल कहीं गायब हो गया है, उसके समर्थक धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। इसीलिए पुलिस भी अनिल की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। इधर अनिल के परिवार वालों का रो रो कर काफी बुरा हो जाता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगले सुबह तक भी अनिल ना तो अपने घर पर वापस आता है और ना ही उसके बारे में कुछ मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अगले दिन सुबह के 10 बजे के आसपास पिंकी के नंबर पर एक फोन आता है। दरअसल वो फोन किसी और के नंबर से नहीं, बल्कि उसके पति अनिल के नंबर से ही आता है। पिंकी जैसे ही अपने पति का नंबर देखती है, तुरंत ही फोन उठाती है। इससे पहले कि उधर से कोई बोल पाता, पिंकी अपने पति से कई तरह का शिकायत करती है। पिंकी अपने पति से कहती है कि तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कहां चले गए हो। तुमको थोड़ा भी अंदाजा है कि घर वाले कितना परेशान हो गए हैं। पिंकी अभी अपने पति से शिकायत कर ही रही थी कि तभी उधर से एक व्यक्ति कहता है कि सुनो, दरअसल मैं तुम्हारा पति नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है। मैंने अनिल का अपहरण कर लिया है और अगर तुम अपने पति को सही सलामत देखना चाहती हो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो। मैं तुमको फिर से फोन करूंगा और बताऊंगा कि पैसे कहां पहुंचाना है। लेकिन इतना याद रखना कि इस बारे में तुमको किसी को क्या, पुलिस को भी कुछ नहीं बताना है। और अगर तुम पुलिस के पास गई तो मैं तुम्हारे पति को कई हिस्सों में अलग करके कुत्तों को खिला दूंगा। फोन करने वाला व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर पिंकी एकदम से डर जाती है और उससे फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम जितना भी पैसा मांगोगे, जहां भी कहोगे, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी, लेकिन मेरे पति को कुछ मत करना। शाम के समय वो व्यक्ति फिर से पिंकी के नंबर पर फोन करता है और अपना ठिकाना बताता है। पिंकी वहां ले जाकर 20 लाख रुपए पहुंचा भी देती है और इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताती है। अपहरण करने वाला व्यक्ति कहता है कि जैसे ही हमको पैसा मिल जाएगा, देर शाम तक तुम्हारा पति घर पहुंच जाएगा। लेकिन देर रात तक भी अनिल जब अपने घर पर नहीं पहुंचता है, उसके बाद पिंकी अपने पति के नंबर पर फोन करती है तो अब अनिल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिससे पिंकी को पूरा भरोसा हो जाता है कि अपहरण करने वालों ने उसके साथ धोखा
धोखा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पिंकी ना तो थाने में जाती है और ना ही इस बात की जानकारी पुलिस को देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 2 मई को डगराहा गांव की रहने वाली कुछ महिलाएं सुबह सुबह जब खेतों में काम करने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि खेत में एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है। महिलाएं जैसे ही इस तरह का नजारा देखती हैं, वहां से भागते दौड़ते गांव में आती हैं और गांव के लोगों को इस बात की जानकारी देती हैं। गांव के लोगों को जैसे ही जानकारी होती है, वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। सबसे पहले गड्ढा खोदकर डेड बॉडी को बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अनिल ही है। दरअसल हत्यारों ने अनिल के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दिया था। अनिल की किसी नुकीली चीज से उसकी दोनों आंखों को निकालकर बाहर कर दिया था। इधर जैसे ही इस बात की जानकारी अनिल की पत्नी प्रियंका को मालूम चलता है, पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंचता है और जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, देखकर शिनाख्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी अनिल के समर्थकों को मालूम चलता है, उसके समर्थक हंगामा खड़ा कर देते हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। पुलिस सबसे पहले अनिल की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पिंकी से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि अनिल की हत्या कौन कर सकता है। इस पर पिंकी रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका ने किया है। प्रियंका जो केसी नगर की रहने वाली है। पिंकी जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस उसी वक्त ही प्रियंका के घर पर जाती है और वहां से प्रियंका को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। प्रियंका जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। पुलिस जब प्रियंका से अनिल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो प्रियंका इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार प्रियंका अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन प्रियंका जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, असलियत जब अनिल की पत्नी पिंकी को मालूम चलता है तो उसको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। प्रियंका के पति का नाम है राजा, जो उसका दूसरा पति है। प्रियंका इससे पहले एक और शादी कर चुकी है, लेकिन अपने पहले पति से तलाक ले चुकी है। प्रियंका का दूसरा पति राजा, जो एक प्रोफेसर की गाड़ी चलाता है, ड्राइवरी की नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, लेकिन प्रियंका के पास करोड़ों की संपत्ति होती है और किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार प्रियंका के पास आलीशान गाड़ी और इतनी सारी दौलत कहां से आती है। लेकिन सबको ये जरूर मालूम होता है कि प्रियंका अपने इलाके की बदनाम औरत है। दरअसल प्रियंका इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि उसके घर पर कई लोगों का आना जाना होता है। इसमें धन्ना सेठों से लेकर भूमाफियाओं और बड़े बड़े राजनेताओं का नाम भी होता है। इनमें से ही एक नाम है अनिल का। अनिल भी अक्सर प्रियंका से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर ही जाता है। हालांकि प्रियंका अनिल से प्यार नहीं करती है, बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती है, क्योंकि अनिल जब भी प्रियंका से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है, उसके घर के अंदर ही उसके ऊपर काफी सारी दौलत भी लुटाता है। इधर प्रियंका का एक और प्रेमी भी है, जिसका नाम है अंकित यादव, जो पूर्णिया जिले का एक बेहद ही
खूंखार शूटर है। दरअसल अंकित प्रियंका से प्यार कर बैठता है, इसीलिए अंकित को अनिल का प्रियंका के घर पर आना जाना ठीक नहीं लगता है। एक दिन अंकित जब प्रियंका से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है, प्रियंका को धमकी देते हुए कहता है कि अनिल को मना कर दो कि वो तुम्हारे पास न आया करे, और अगर वो नहीं मानता है तो याद रखना मैं उसे गोली मार दूंगा। अंकित जब इस तरह की धमकी देता है, प्रियंका मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठा लेती है और कहती है कि तुम हमेशा मरने मारने की बात क्यों करते हो, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ जिससे हम दोनों के पास काफी सारी दौलत आ जाए। प्रियंका अंकित से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे अनिल से हमारा पीछा भी छूट जाएगा और हमें ढेरों सारा पैसा भी मिल जाएगा। प्रियंका अंकित को समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम अनिल का अपहरण कर लेते हैं और फिर उससे 20 लाख रुपए ले लेते हैं और फिर उसे छोड़ देंगे। उसके बाद अनिल खुद ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा। प्रियंका जब इस तरह की बातें कहती है, अंकित भी प्रियंका की बातों में आ जाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 29 अप्रैल की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास प्रियंका अनिल के नंबर पर फोन करती है और उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। इधर अनिल जब प्रियंका से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है, अपने भतीजे को अपने साथ में ले लेता है। जब प्रियंका के घर पर पहुंचता है, राजन को वापस भेज देता है और खुद प्रियंका के घर के अंदर चला जाता है। लेकिन अनिल जब प्रियंका के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पर पहले से ही अंकित, उसका भतीजा मिट्ठू यादव और उसके 2 दोस्त, जिसमें से एक का नाम है मोहम्मद सादिक और दूसरे का नाम है चुनमुन, ये चारों मौजूद है। अनिल जब अपने सामने इन चारों को देखता है, देखकर काफी डर जाता है और प्रियंका से बिना मिले ही वापस जाने लगता है। लेकिन अनिल जैसे ही वापस मुड़ता है, ये चारों अनिल को दबोच लेते हैं। अनिल उनसे छुड़ाने के लिए लड़ाई करने लगता है, लेकिन अनिल जैसे ही झगड़ा तकरार शुरू करता है, ये चारों अनिल की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं और फिर एक रस्सी से अनिल का हाथ पैर बांध देते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। साथ ही साथ उसका मोबाइल छीनकर स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि अनिल किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। जैसे ही सुबह होती है, अनिल का मोबाइल ऑन करते हैं और उसी के मोबाइल से ही उसकी पत्नी पिंकी के नंबर पर फोन करते हैं और उससे 20 लाख की डिमांड करते हैं। दरअसल ये चारों अनिल के मोबाइल से इसलिए फोन करते हैं ताकि पुलिस इन तक पहुंच ना पाए। इधर पिंकी उनके बताए हुए जगहों पर पैसा पहुंचा तो देती है, लेकिन जैसे ही 20 लाख रुपए मिल जाता है, इन सब को डर सताने लगता है कि अगर हमने अनिल को छोड़ दिया तो फिर अनिल हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये चारों मिलकर अपने आप को बचाने के लिए अनिल का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अनिल की जब मौत हो जाती है, उसके बाद ये चारों अनिल की डेड बॉडी को लेकर डगराहा गांव के एक खेत में जाते हैं और वहां पर एक गड्ढा खोदकर अनिल की डेड बॉडी को उसी गड्ढे में दफन कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में अनिल का हाथ बाहर ही रह जाता है। वाकई में प्रियंका जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस प्रियंका की तहरीर पर उसके प्रेमी अंकित, उसके भांजे मिट्ठू यादव और उसके दोनों दोस्त मोहम्मद सादिक और चुनमुन, इन सबको भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।